नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंबों का बनना, इसके विषय में समझेंगे। स्फेरिकल मिरर में किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं जानेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम इनके किताबों में जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर भी करेंगे और बिहार बोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। तो वीडियो को ज़रूर से देखिए, पूरा देखिए और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को दूसरे के साथ ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज मिलती जाए। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज की ये वीडियो। तो आज इस कक्षा में, इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी अवतल दर्पण के बिंब की विभिन्न स्थितियों के बारे में और इससे बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। ये आप एक चार्ट आप देख पा रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको रे डायग्राम यानी कि चित्र से समझाया जाएगा। हिंदी में कहें तो किरण आरेख के द्वारा जो चीज़ें आपको बताई जाएगी कि वस्तु कहाँ पे रखी जाए या फिर उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कैसा बनेगा, इन सभी का जो डिस्कशन है हम लोग बिना किरण आरेख के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किरण आरेख समझना होगा। इसे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किरण आरेख होता क्या है और कैसे कार्य करता है। साथ ही साथ उसके बाद हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। वो जब हम किरण आरेख बताएंगे ना, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि पिछले वाले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। तो मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, देखो पिछले वाले कक्षा में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। मैं एनसीईआरटी किताब को लेकर के आपके बीच में मौजूद हूँ और उनके द्वारा जितनी भी बातें यहाँ लिखी गई हैं उनको समझाने की कोशिश आपके बीच में कर रहा हूँ। तो पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर को हम लोग हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। एक है कनकेव यानी कि अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स। तो इन चीज़ों का मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। 30-30 मिनट की जो वीडियोस है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग से पढ़िएगा, हर चीज़ क्लियर होगी। तो आज हम समझेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, इसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का जो अध्ययन है हम किरण आरेख खींच कर भी कर सकते हैं और जाहिर सी बात है हम किरण आरेख खींच करके ही करेंगे। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार करेंगे। मान लीजिए कि ये एक गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण वाला हिस्सा है, यानी कि अवतल दर्पण है और इसके सामने एक हम कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखेंगे। ये वस्तु बहुत ज़्यादा ना बड़ी होगी और न ही बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी किरणें जाएंगी जो कि रिफ्लेक्ट होंगी इस मिरर से। तो हम क्या करेंगे, इन सारे किरणों को न लेकर के एक ऊपर वाले किरणों को लेंगे, एक नीचे वाले किरणों को लेंगे।
तो आइए देखते हैं बिंब के प्रतिबिंब का जो स्थान है वो निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार हम कुछ को ही चुना जा सकता है, कुछ को ही हम लोग बेसिकली चुनेंगे। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है, मतलब आसान है। हम जब दो किरणों की मदद से आगे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे तो मात्र हमें कितनी किरणों की ज़रूरत होगी, दो किरणों की ज़रूरत होगी। ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। बहुत सारी किरणें एक बार में निकलेंगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी किरणें कहाँ जा रही हैं, किससे टकरा रही हैं, कहाँ मिल रही है। तो कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से जो बिंदु हमें प्राप्त होगा, मतलब कि किसी बिंदु के बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात बड़े ही आसानी से जो है किया जा सकता है। मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक किरण गया, एक किरण यहाँ से गया, तो रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पे हुआ, तो इमेज जो है इसके ठीक पीछे बनता है, ठीक है ना। तो हम जब सीखेंगे कि प्लेन मिरर के अलावा स्फेरिकल मिरर में यानी कि गोलीय दर्पण में कैसा होगा, क्योंकि जहाँ भी दो किरणें कटेंगी उसी बिंदु पर हम लोग उसी बिंदु को लेकर के हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए हम निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। आइए कुछ और भी इनके नियम हैं, थोड़ा सा उनको समझते हैं कि ये दो किरणों का जो नियम है ये क्यों आवश्यक है और हमें दो किरणें ही क्यों चाहिए होगी, यहाँ आपको पिक्चर में समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। कोई भी किरण जो अवतल दर्पण से आएगी, लेकिन किसके पैरेलल आना चाहिए, ये जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होनी चाहिए, और इसी के समानांतर आती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस यानी कैपिटल F से होकर के गुजरती है। वहीं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन इधर साइड होता है, मतलब अपसरित हो जाती है, यहाँ पे मुड़ जाती है, यहाँ पे अपसरित होती है, फैलती है, लेकिन इसके ठीक पीछे फोकस वाले बिंदु पर लगता है कैसा कि ये आती हुई प्रतीत होती है। आपको चित्र 10.3 का A और B में दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आइए आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी कि अवतल दर्पण से मान लीजिए कोई भी किरण, ये तो किरण अभी आई है मुख्य अक्ष के समानांतर, जब ये किरण मुख्य अक्ष से होती हुई जाएगी, ठीक है, तो ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये फोकस से होकर के जाएगी तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर के जाएगी। यही इसमें भी बताया हुआ है। किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, जिसे 10.4 के A और 10.4 के B के बताया गया। ये 3 वाला है, नेक्स्ट पार्ट में लिखा गया। आइए आपको एक बार दिखा देते हैं। ये 10.4 का A है और ये B है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है और एक जो किरण है ये आती है मुख्य फोकस पर तो गुजर जाती है ये मुख्य अक्ष के पैरेलल, यानी कि समांतर या समानांतर, जो भी आप कहें। दूसरी स्थिति में ये एक अवतल दर्पण था, लेकिन वहीं पर ये एक उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं कि एक किरण मुख्य फोकस से होती हुई आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस पे जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है।
तो ऐसा ही इसने सेकेंड पॉइंट में कहा है। तीसरे जो पॉइंट है वो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। आइए इसे समझते हैं। इसे 10.5 के ए और बी में दिखाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती है क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ता है। हमने दोस्तों पैरेलल मिरर में देखा था कि जब मान लीजिए कि पैरेलल मिरर है और हम लोग जैसे इस पर फोकस करते हैं या किसी एक रे डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए टॉर्च जलाएं यहाँ पर, तो ये वापस रिटर्न हमारे पास आ जाती है। ये एक अभिलंब है जो कि दर्पण से 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है आप देख पा रहे हैं कि 10.5 के ए वाले सेक्शन में ये एक अवतल दर्पण है और इसी दर्पण में कोई किरण, कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है। तो ये किरण फिर वापस उसी के अनुदिश यानी उसी पथ पे चली जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये एक अभिलंब है। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे जो भी किरणें परावर्तित होगी ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये उसी पथ पर वापस चली जाती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कहा है। आगे समझते हैं। चौथा पॉइंट है अवतल दर्पण चित्र 10.6 का ए और 6 का बी। 6 के ए में जो है अवतल दर्पण है और 6 के बी में उत्तल दर्पण है। कि बिंदु P यानी दर्पण की ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा में आपतित किरण जो है वो त्रियक दिशा में ही परावर्तित होती है। ठीक है, आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन के नियम अगर आप पहले वाली हमारी वीडियो देखे होंगे तो वहाँ मैंने आपको बड़े ही आसानी से समझाया है कि परावर्तन का नियम क्या होता है। एक प्लेन मिरर में उसी माध्यम में कोई किरणें इस पर आपतित होती है तो उसके बाद ये किरणें परावर्तित हो जाती है। यहाँ पे एक अभिलंब बनता है जहाँ पे कोण I और कोण R इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल I जो है वो बराबर हो जाता है एंगल R के। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इस गोलीय दर्पण में भी लगेगा। कब लगेगा? जब प्रकाश की किरणें P यानी कि पोल पर होके गुजरेगी, मतलब पोल से होकर के गुजरेगी, तो यहाँ जो है मुख्य अक्ष हमारा अभिलंब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आपतित किरण। ठीक है, और ये है हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित जो किरण है आप देख सकते हैं कि दोनों का एंगल I और एंगल R इक्वल है। सेम यही कंडीशन A के साथ साथ B में भी अप्लाई होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में भी अप्लाई होता है। तो आइए आगे समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो नियमों में परावर्तन का पालन होगा, बाकी सारे नियमों में परावर्तन के नियमों का पालन किया जाएगा। ठीक है, जो स्थिति अभी आपको दिखाई गई है उसकी हम बात कर रहे हैं। आपतन बिंदु पर आपतित जो किरण होती है इसका परावर्तन होती है और परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर हो जाता है। यही है हमारा परावर्तन का नियम, जो कि हमें प्रकाश के इसी चैप्टर में पढ़ना था और हमने पढ़ा भी है। अब समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पिछले वाले पेज में कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। अब इसी डायग्राम को हम लोग रे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आखिर लिखा क्या है
और उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर बिंब की स्थिति के बारे में बताई गई है और यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताई गई है, यानी कि बिंब कहाँ होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद बताया गया कि प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा और उसके बाद बताया गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो पहला यहाँ पर टोटल मिलाकर के 6 स्थितियाँ हैं और 6 स्थिति में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है और साइज कैसा है और प्रकृति कैसी है, इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो पहला स्थिति है वो है कि अनंत पर, अगर वस्तु को या बिंब को अनंत पर रखा जाए तो जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनती है। ये काफ़ी छोटा होता है, बिंदु साइज का होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। C से परे रखा जाए, मतलब C से थोड़ा दूर रखा जाए तो F तथा C के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वहीं C पर रखेंगे तो जो बिंब है वो भी C पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वहीं C तथा F यानी करे, ये जो आपका लिखा हुआ है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा तो C से थोड़ा सा दूर बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, विवर्धित या आवर्धित बनेगा, वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। अगर फोकस पर रख दिया जाए तो अनंत पर चले जाएंगे और ये काफ़ी अत्यधिक विवर्धित बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। P तथा F के बीच में रखा जाए तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में। आइए अब हम चित्र की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम किरण आरेख के द्वारा दर्शाया गया है, आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, यही है, इसी में हम लोग किरण आरेख में समझेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए अलग अलग मैं आपको कलर से बताने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं M और N एक दर्पण है जो कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक पॉइंट है P जिसे हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में कहें तो ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे है फोकस और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अब समझते हैं कि कहाँ से आएगी किरण और इमेज कहाँ पर इसका बनने वाला है। तो सबसे पहला जो है एक AB जो है, AB क्या है तो AB एक हमारा बिंब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और AB डैश, ठीक है, AB डैश या फिर A डैश B डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से कि अनंत से आती हुई किरणें कहाँ जा रही हैं, फोकस पर। 2 रेखाएं मिल रही हैं, एक नीचे से जा रही है, एक ऊपर से आ रही है, मिली कहाँ पर, F पर। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। वहीं दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये थोड़ा सा दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पे है। तो इस ये AB हमारी बिंब है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और F दोनों के बीच में। यह बिंब की साइज से छोटा है और उल्टा है। जब भी दोस्तों इमेज जो है यानी प्रतिबिंब इमेज जो है वो उल्टा बने तो समझ लेना कि ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है। तो C से परे होने पर जो वस्तु की स्थिति है वो C और F के बीच में बनेगी, वास्तविक बनेगी एवं उल्टा बनेगी। अगला पोजीशन में हम देख सकते हैं कि इस बार C पर ही वस्तु आ गई है और C पर वस्तु आने से इसका जो प्रतिबिंब है वो C पर ही बना है। यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब दोनों का साइज बराबर है। आप देख सकते हैं कि अगली स्थिति में हमने क्या किया है कि C और F के बीच में ला करके रख दिया है। तो इस बार प्रतिबिंब जो है वह C से दूर बनी है, उल्टा बनी हुई है, लेकिन इस बिंब से इस प्रतिबिंब जो इसका जो प्रतिबिंब है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि आवर्धित है और उल्टा है। उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा। अगली स्थिति में आप देख सकते हैं कि इस बार F पे रखा गया है बिंब को,
तो इस बार जो इमेज है वो अनंत पे बनेगा और काफ़ी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और उल्टा होगा तो वास्तविक 100% होगा। अगली स्थिति में आप देखेंगे कि इस बार इस बार बिंब को यानी वस्तु को और खिसकाते हुए पोल और एफ के बीच में रख दिया गया है। और इस बार इस तरीके से रखने से इसका जो प्रतिबिंब है वो बना हुआ है दर्पण के पिछले वाले हिस्से में। इस बार आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह सीधा बना है लेकिन वस्तु के साइज से बड़ा बना है। अब इस तरह के 6 स्थितियां हैं। अगर आपको याद करना हो तो आइए एक छोटा सा ट्रिक सीखते हैं कि कैसे आप याद करेंगे। आपको याद करने के लिए सिर्फ 3 को ही याद करना है, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पहली स्थिति में आप देखिए कि जो किरण है वो अनंत से आ रही है, तो जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पे। लेकिन अगर इसी स्थिति को उल्टा कर दिया जाए और इस बार क्या किया जाए कि जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था वहाँ पे रख दिया जाए तो क्या होगा। तो इस बार हमने फोकस पे ही रख दिया तो इस बार जो इमेज है वो अनंत पे बन गया। ठीक उसी तरीके से इस बार के फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि हमने सी से थोड़ी दूरी पे रखा है तो इमेज कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है। अगली स्थिति में अगर हम लोग सी और एफ के बीच में इमेज को रख देंगे तो ये इसका जो इमेज मतलब बिंब को रख देंगे, वस्तु को रख देंगे, तो इसका जो इमेज है वह सी से बड़े बन जाएगा। यहाँ पे हमने वस्तु को सीधा रखा था तो उल्टा प्रतिबिंब मिल गया, तो यहाँ सीधा रखेंगे तो प्रतिबिंब को यहाँ पे उल्टा मिल जाएगा। अगली स्थिति में आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग सेंटर पे ही रख दें तो क्या होगा कि ये सेंटर पे ही बन जाएगा। और चौथी यहाँ पे जो स्थिति आएगी वो होगी एफ और पी के बीच में, जो कि हमारा इसके पीछे बनेगा। तो 6 स्थितियों में आई थिंक 3 नहीं 4 को याद करना पड़ेगा। इसको भी ऐड करके और इसको भी ऐड करके 4 परिस्थितियाँ, 4 स्थितियों का आपके बारे में जानकारी है तो 2 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अगर आप पिछले वाले वीडियो में ध्यान से सुने होंगे या फिर जनरल लाइफ में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं मिरर को लेकर के कि मिरर में आखिर कैसा काम करता है मिरर, तो आपको पता होगा कि दर्पण में, अवतल दर्पण में हम जब दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो उस स्थिति में ये जो इमेज है यहाँ बड़ा दिखता है। बाकी आप जितने भी स्थिति को देखें सब में ये जो इमेज था वो उल्टा बना था, लेकिन इस स्थिति में सीधा भी बना है और बड़ा बना है। यानी कि हम किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो फोकस और पोल के बीच में वस्तु को ले जाएंगे तो हमें वह वस्तु बड़ा दिखाई देगी। आइए जानेंगे अब आगे कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। अवतल दर्पण के हम उपयोगों को थोड़ा सा एक बार बारीकी से समझते हैं, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पूछा जाता है। जो लोग अभी तक इस वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। और इस तरह की एनसीईआरटी वाली मैं आपको वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। फिजिक्स की वीडियोस आ रही है, केमिस्ट्री की वीडियो जल्द ही आ जाएगी, बायोलॉजी की भी वीडियोस आपको देखने को तुरंत मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है, यहाँ हमने डिवाइड इसलिए कर रखा है ताकि बिहार बोर्ड वाले मैक्सिमम जो है वो भारतीय भवन किताब से पढ़ते हैं, और जो एनसीईआरटी को सीबीएसई वाले फॉलो करते हैं तो एक ही किताब है जिससे हम लोग साइंस, SCIENC साइंस के नाम से जानते हैं, और इसी साइंस में हमें सब कुछ पढ़ना है। तो साइंस को यहाँ पर डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग वीडियो इसलिए दे दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहेगा। चलिए अब समझ लेते हैं एक बार कि ये दर्पण का जो उपयोग है वो इस दर्पण यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो सामान्यतः टॉर्च, आपने देखा होगा कि टॉर्च की जो मेन हेडलाइट होता है, मेन जो पॉइंट होता है, इसमें कटोरी नुमा एक प्लास्टिक का रिफ्लेक्टिव बना होता है। यही रिफ्लेक्शन हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट यानी बड़े बड़े जो टॉर्च होते हैं जहाँ पे सर्च किया जाता है, फोकस एक जगह रखना है, तो उसमें हम लोग इसी
अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीपों का मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में जो आपको वहाँ पे मिरर दिखता है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो मिरर अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर होता है। ठीक है, उसी संरचना में इसको बनाया जाता है। अब बताइए, प्रकाश का जो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए इस अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण यानी कि सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। जब भी हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर इसी दर्पण का उपयोग करके बनाया जाता है। हालांकि नॉर्मल सैलून में आपने समतल दर्पण को ही देखा होगा, लेकिन बड़े बड़े सैलूनों में क्या होता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपकी जो चेहरे का साइज है वो बड़ा दिखेगा और बड़ा दिखने से आप उसमें बारीकियों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ताकि सेविंग अच्छी से हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके अलावा दंत जो विशेषज्ञ होते हैं यानी जो डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है एक ऊपर से, ऐसे मैं आपको कैसे बताऊं, ये साइड में आपको एक पिक्चर से बताने की कोशिश करता हूं कि कैसा क्या होता है। एक बल्ब लगा होता है कुछ इस तरीके से, मान लिया कि एक बल्ब है और ये जो है रोशनी करता रहता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है और ये एक डेंटिस्ट, ये एक कोई पेशेंट है। ठीक है, मान लीजिए लेटा हुआ है। तो अगर हमें इसके दांतों को देखना होगा तो डॉक्टर के हेड में, मस्तिष्क में एक पट्टी होती है और इसी पट्टी में उनके पास एक मिरर लगा होता है। ये जो मिरर होता है ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, इसे हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। इसी अवतल दर्पण से ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं इस पे, इनके दांतों पर। ठीक है, और अच्छे से देख लेते हैं। तो ये काफ़ी पुराना हो गया है, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है दांतों को देखने के लिए, लेकिन इसका उपयोग पहले से किया जाता है और अभी भी बहुत सारे डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं। चलिए जी, अब हम समझेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है। हमने तो जो है अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया कि प्रतिबिंब कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है और इस क्रियाकलाप को आप घर पे कर भी सकते हैं अगर आपके पास इक्विपमेंट वगैरह है तो। आइए अब हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है और दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण के एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों का जो किरण आरेख है वो इस इमेज में दिया गया है, इस आरेख में दिया गया है। देख लीजिए। अब आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों है, पिछले तो बहुत सारे अवतल दर्पण में तो बहुत सारी स्थितियां थी, इसमें स्थितियां कम इसलिए हो गई हैं क्योंकि इसका फोकस दर्पण के पीछे होता है और हमें जब इमेज बनाना होगा तो बिंब को यानी वस्तु को इसके रिफ्लेक्शन, जो इसका एरिया है रिफ्लेक्शन एरिया, उसके आगे रखना होगा। पीछे रखने पर ये नहीं बनेगा। साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र भी इसका पीछे है, तो पीछे रखेंगे तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो दो तरह के यहाँ पर स्थिति आएगी, एक अनंत पे होगा और एक जो है पोल के थोड़ी सी दूरी पे होगा, एक निश्चित दूरी पे हो सकता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अनंत पर जब भी वस्तु रखी रहेगी तो फोकस पे ही प्रतिबिंब इसका बनेगा, और दूसरी स्थिति में यह फोकस और पोल के बीच में बनेगा। कब बनेगा, जब यह पोल से थोड़ी दूरी पे हो या अनंत पे ना हो, दर्पण से थोड़ी समीप हो। इस बार जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, वस्तु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसमें इमेज बहुत ही छोटा बनता है। ऐसा क्यों होता है आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों स्थितियों के बारे में बताई गई है कि अगर स्थिति अनंत, अगर इस बार बिंब अनंत पर रखा जाए तो मुख्य फोकस के पीछे बनेगी, मतलब दर्पण के फोकस के पीछे बनेगी,
अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु के साइज का बनेगा जी, और ये आभासी बनता है और सीधा बनता है। दूसरी स्थिति में अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी P के अगर हम बीच में रखते हैं तो P तथा F के बीच में बनता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यानी कि उत्तल दर्पण में जब भी बनेगा तो आभासी ही बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम अवतल दर्पण में देखा था कि छोटा बनता तो था, लेकिन क्या बनता था जी, उल्टा बनता था, और बड़ा भी बन जाता था, कभी सीधा भी बन जाता था। तो यहाँ अभी तक हमने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से आपको कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं। आप इसका जो है, इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि इसमें जो है अवतल दर्पण जो है आपका सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। हमने देखा था किरण डायग्राम में कि जो किरण यहाँ से जा रही थी इस स्थिति से F और P के बीच में, तो काफ़ी बड़ा इमेज बन रहा था, सीधा बन रहा था। तो यहाँ पे जो है हमने इन चीज़ों के बारे में सीख लिया है। अब जो है हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में समझेंगे। इसी बीच में एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि आगरा किला की एक जो दीवार है उसमें एक ऐसा ही दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करिएगा। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। ये एक टूरिज्म वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब भी आप जाएं ताजमहल देखने के लिए तो वहाँ आगरा का जो किला है वहाँ पे एक दर्पण लगाई गई है। ये दर्पण उत्तल दर्पण ही होगा जिसमें आपको ताजमहल का पूरा इमेज दिखने को मिलेगा। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ तो इसके विषय में मेरी कोई जानकारी नहीं है। आइए अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है सामान्यतः वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में किया जाता है। पक्ष बोले तो विंग लाइट या फिर साइड लाइट नहीं, विंग मिरर या फिर साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के हैंडल के दोनों तरफ मिरर लगाए जाते हैं, ये मिरर कहलाती हैं। स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है जो कि है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब समझते हैं दर्पण वाहन के पार्श्व यानी साइड में लगे होते हैं। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर प्लेन मिरर लगा दिया जाए, इस तरह के जो प्रश्न है हमेशा पूछे जाते हैं कि वाहनों में जो है साइड मिरर के रूप में जो है हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, सीधे बनते हैं, जिसकी वजह से पिछला जितना भी आपको लोग जो चल रहे हैं रोड पर, वाहन हैं, यात्री हैं, उनका इमेज आपको बड़े ही आसानी से दिख जाएगा और आप देख करके चलाइएगा तो कोई भी दुर्घटना वगैरह नहीं होगी। उत्तल दर्पणों के लिए इसकी प्राथमिकता देते हैं। जाहिर सी बात है कि छोटा दिखेगा क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक एरिया को देख सकते हैं क्योंकि इमेज काफ़ी छोटा बन रहा है। ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के क्षेत्र को बड़ा देखने में काफ़ी सामर्थ्य बनाता है जी। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इस सभी प्रश्नों का जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम गोली दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे। और यही नहीं, इतना ही नहीं है, उत्तल जो दर्पण है इसका और भी उपयोग किया जाता है। एक उपयोग मैं आपको और बता देता हूँ कि जो हालांकि इसका जो उपयोग है पहले बहुत किया जाता था। जो रोड लाइट होते हैं, रोड लाइट, उसका जो मिरर होता है वह रोड लाइट का जो मिरर होता है, रोड लाइट मिरर, वो भी कन्वेक्स मिरर ही होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट को जो है फैलाना होता है। तो अवतल दर्पण
क्या करता है जी, लाइट को एक जगह फोकसित कर देता है, ठीक है, फोकस्ड कर देता है। वहीं उत्तल दर्पण क्या कर देता है, फैला देता है। तो इसका एक और उपयोग आपको यहाँ पर जानने को मिल गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके बारे में, जो कि है हमारा दर्पणों, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको गोलीय दर्पण यानी दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं, जिसमें एक है आपका कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। इन दोनों के बारे में हमने समझा, इमेज कैसे बनते हैं, कितने बड़े बनते हैं, छोटे बनते हैं, सभी के बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। अंग्रेजी में इसे मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जानेंगे। देखते रहिए शर्मा जी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।